चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां बंद कमरे में जलता रह गया कोयले का चूल्हा एक मां और उसके 2.5 साल के मासूम बेटे के लिए काल बन गया। दम घुटने से दोनों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। आखिर कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइलेंट किलर बना चूल्हा, एक भूल 2 मौत, सोया परिवार नहीं खुली आंखें, बंद कमरा बना मौत का जाल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह तस्वीर रांची के रातू थाना क्षेत्र की है, जहां एक मामूली सी चूक ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। किराए के मकान में कोयले का चूल्हा जलता छोड़कर सोना एक मां और उसके 2.5 साल के मासूम बेटे की मौत की वजह बन गया। बंद कमरे में धुआं और जहरीली गैस भरती रही और पूरा परिवार बेखबर गहरी नींद में सोता रहा। जानकारी के मुताबिक बिहार के छपरा की रहने वाली पिंकी देवी शुक्रवार रात कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने के बाद उसे कमरे से बाहर निकालना भूल गई। इसके बाद उन्होंने कमरा बंद कर दिया और अपने बच्ची और ननद के साथ सो गई। रात भर कमरे में जहरीली गैस भरती रही, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आवाजे न बुझाइल, तब जाके लोग यहाँ के बिटरा के करकट खोल के ऊपर से ही लगा सबके सब बेहोश आदमी, चारों मेरा बेटी, 2 पोता पोती, 1 पतो, सब बेहोश था। डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाते में पोता भी डेथ हो गया, पोतो भी यही डेथ हो गई, वो भर्ती है। शनिवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। पिंकी देवी और उनका 2.5 साल का बेटा बेसुध पड़े थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार के ननद और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज का फिर वो लोग रेफर कर दिया रिम्स, जिसमें कि 4 जन थे ये लोग, मम्मी थे और उसका छोटा बेटा और एक बेटी भी थी और एक ननद थी, जिसमें कि उसकी मम्मी और छोटा वाला बेटा तो यहीं पे घर पे ही वो लोग का मतलब ऐसा लगा कि इन लोग का सारा ख़त्म हो गया। जो उन लोगों को सांस थोड़ा बहुत चल रहा था, उन लोग का इलाज अभी चल रहा है रिम्स में। घटना की सूचना मिलते ही रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कमरे से कोयले का चूल्हा बरामद किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि कमरे में वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण जहरीली गैस बाहर नहीं निकल सकी और ये दर्दनाक हादसा हो गया। क्या ही काम करके मतलब बनाई खाई सुती अच्छा से, फिर सुबह में उठने गए, न उठी तब फिर वही दरवाजा ठुकठुकाई नहीं खोली, तो उसके बाद फिर अल्बेस्टर के उजाड़ के फिर उसका देखे नहीं, फिर देख के फिर नहीं चारों गिरल थी, पूरा फिर निकालने उसका। इस मामले में कमरे में वेंटिलेशन नहीं था और कोयले का चूल्हा अंदर ही जलता रह गया। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा होने की संभावना बढ़ गई, जिससे दम घुटने की घटना हुई। बता दें कि कोयला जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस निकलती है। अगर कमरा बंद हो और वेंटिलेशन ना हो तो ये गैस कमरे में जमा होने लगती है। ये गैस फेफड़ों के जरिए खून में पहुंचकर ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, जिससे शरीर और दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। शुरुआत में नींद, सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। गैस का स्तर बढ़ने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है और समय पर बाहर न निकाला जाए तो दम घुटने से मौत हो सकती है। ये भी जान लें कि सावधानी कैसे बरतें। कभी भी बंद कमरे में कोयले का चूल्हा, अंगीठी या सिंगड़ी जलाकर न सोएं। कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें। चूल्हा पूरी तरह बुझने के बाद ही उसे घर के अंदर रखें। एक छोटी सी भूल और पूरा परिवार मातम में डूब गया। ये हादसा सिर्फ रांची की खबर नहीं है, बल्कि हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां आज भी बंद कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर सोने की गलती की जाती है। सवाल यही है कि क्या थोड़ी सी सावधानी 2 मासूम जिंदगियां बचा सकती थी।
न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसूता रीना देवी और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद हुए हंगामे और अस्पताल में तोड़फोड़ के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद जामताड़ा पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और आर्थिक सहायता भी दी। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही और पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद मंत्री ने सदर अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को पूरे मामले के निष्पक्ष जांच के साथ तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने दावा किया कि अस्पताल में हुई तोड़फोड़ से करीब 1 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। मौत पर राजनीति मत करो। आज आप बताइए, आज ये लगभग जो जानकारी मिल रहा है 1 करोड़ से भी अधिक लागत का क्षति इन लोगों ने करवाया है। सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। आईएमए पूरे रांची हर जिले के डॉक्टर स्ट्राइक पे थे। कल हमने मनाने का कोशिश किया, ओपीडी पूरा ठप था हमारा। हम यहाँ के विधायक हैं, हम यहाँ के मंत्री हैं, तो कोई बात है तो हमको बोलिएगा ना कि आए दिन बताइए। इससे पहले भी दिखाया कि ट्रैक्टर पर खटिया, इस पर ही भाजपा का हाथ था। मैं गया था डिप्टी, मतलब उनकी मंशा यही है कि इरफान अंसारी को बदनाम करो। अगली खबर सदर अस्पताल में प्रसूता और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत से जुड़ी हुई ही है। इस मामले पर विवाद और गर्मा गया है। अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर के मां चंचला चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन रोकने और जलता पुतला छीनने की कोशिश की, जिससे मौके पर धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। बीजेपी का आरोप है कि सरकार अस्पताल की कथित लापरवाही पर कार्रवाई करने के बजाय विरोध करने वालों को निशाना बना रही है। जामताड़ा की रहने वाली महिला रवानी परिवार की, वह तो गई, उसके साथ उसके पेट में जो बच्चे थे वो भी चला गया। 5 घंटे तक कोई इलाज नहीं हुआ और इसका मुख्य कारण वहाँ का कर्मचारी, वहाँ का पदाधिकारी, वहाँ का डॉक्टर है। कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ पर एक नवजात बच्चा जो जन्मने वाला उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार का मृत्यु हो जाता है, पूरा परिवार बिलखता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर सहानुभूति उस परिवार को रखने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरता है, उस पर झूठा केस करता है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये इरफान अंसारी साहब पक्षपात कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा टेलर है, ये हमारी झांकी है, लड़ाई अभी बाकी है। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस इसके बावजूद भी अगर नहीं रोकती है तो हम देखना चाहते हैं कि पुलिस के यहाँ और प्रशासन का जेल कितना बड़ा है। इसका बाद का जो कार्यक्रम होगा वो जेल भरो आंदोलन होगा। क्या झारखंड में मलेरिया बेकाबू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मलेरिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के कई जिले मलेरिया के हॉटस्पॉट बन चुके हैं और जून महीने तक 16,728 से ज्यादा मलेरिया के मरीज सामने आ चुके हैं। झारखंड में मलेरिया आउट ऑफ कंट्रोल। बीमारी का प्रहार मलेरिया वर्सेस सरकार। 16,000 मरीज, कौन जिम्मेदार? क्या फेल हो गया हेल्थ सिस्टम? सतर्क रहें, मलेरिया से बचें। झारखंड में मलेरिया एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। राज्य के कई जिले अब मलेरिया के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी इस बीमारी की चपेट में है। लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून महीने तक राज्य में 16,728 मलेरिया और 77 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल पिछले कई सालों की तुलना में मलेरिया के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए जांच और सर्विलांस अभियान तेज कर दिया गया है। मच्छर के जो ट्रांसमिशन होता है मलेरिया का, वो सालों भर चल रहा होता है, लेकिन ये प्री मॉनसून से लेकर लेट मॉनसून तक या पोस्ट मॉनसून तक इनका प्रकोप ज्यादा रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में जल जमाव और मच्छरों की बढ़ती संख्या संक्रमण फैलाने की बड़ी वजह है। ऐसे में समय पर जांच, इलाज और बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। रिम्स प्रबंधन भी लोगों से सतर्क रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील कर रहा है। मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं, अब उनका जो इलाज है, जो प्रारंभिक इलाज है, वो पेरिफेरी के लेवल पे भी अब होने लग गया है। तो अब हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं, ये देखा जा रहा है कि बहुत जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वही आते हैं। बाकी जो रेगुलर ट्रीटमेंट वाले रेगुलर केसेस जो हैं वो उतने नहीं हैं। ये सवाल पहले भी पूछा गया था। उधर बढ़ते मलेरिया के मामलों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। इसी वजह से मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वो दिखावा के लिए छोटे मोटे कदम उठाए गए हैं। मलेरिया थमने का नाम नहीं ले रहा और ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस राज्य का कि बनने के 26 वर्षों के बाद आज भी मलेरिया जैसी सामान्य बीमारियों से लोगों की जानें जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे तरीके से उनका महकमा विफल है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन जनता सरकार के काम को देख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाने का आरोप लगाया है। देखिए, बीजेपी सवाल उठा रही है, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी को जनता ने चुना है, अगले 15-20 सालों तक वो सवाल ही उठाएगी। लेकिन तकलीफ होती है और दुर्भाग्य है कि सवाल ऐसे विषय पर उठाया जाता है जिस स्थिति का सामना मुझे लगता है जब इनकी सरकार थी उस समय भी ये करते थे। देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि हर वर्ष मलेरिया का प्रकोप आता है। मलेरिया बुखार का इलाज राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ करा रही है। एक तरफ मलेरिया के बढ़ते मामले, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासत से मलेरिया रुकेगा या फिर जरूरत है जमीनी स्तर पर मच्छर नियंत्रण, जागरूकता और समय पर इलाज की, ताकि झारखंड इस बढ़ते खतरे से बाहर निकल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रक्सौल से बड़ी खबर, जहां हनुमान मंदिर में पूजा के वक्त चोरी हुई। मंदिर से चांदी के मुकुट की चोरी हुई है। करीब आधा किलो चांदी का मुकुट था। रक्सौल पुलिस को खबर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। पूजा के वक्त मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई है। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां अज्ञात वाहन ने साइकिल को टक्कर मार दी। साइकिल सवार 3 लोग घायल हो गए। एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। दादी और पोता की हालत गंभीर है। इलाज के बाद ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये एक्सीडेंट हुआ है, अंदरूनी चोट है ब्रेन में। इसके लिए उसको जो सीटी एक्सरे के लिए जो है रेफरल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर मोकामा रेफर किया गया है। क्या उनकी क्या स्थिति है? अभी थोड़ा ऐसे ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा अंदरूनी चोट है ना, तो उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तीनों का हाँ, तीनों का। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां 2 घर में भीषण आग लग गई। घर का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। घटना में किसी के हताहत की सूचना नहीं है। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की है। पखड़ी दयाल के बड़का गांव पंचायत की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां 2 घर में भीषण आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।
मोतिहारी में बेतिया राज की जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। मोतिहारी सदर अंचल कार्यालय से करीब 500 लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा गया है। प्रशासन का कहना है कि बेतिया राज और हनुमान शुगर मिल की जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई, जमाबंदी हुई। सदर अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जांच के बाद सभी अवैध जमाबंदियां रद्द कर जमीन को सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की अधिकांश जमीन है, जिस पर अवैध रूप से किसी न किन प्रकार से जो है कि अवैध रूप से जमाबंदी करा ली गई है। उस जमाबंदी की जांच कराना शुरू कर दिया गया है और विभागीय आदेश के आलोक में सभी जमाबंदी जो अवैध रूप से संचालित है उसको नियमित तरीके से दाखिल जो जमाबंदी है उसको रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में कई लोगों के नोटिस या जमाबंदी भी रद्द हुई है। पूर्वी चंपारण में अब बेतिया राज की ज़मीन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है और तकरीबन 500 लोगों को नोटिस भेजा है ताकि बेतिया राज की ज़मीन को वो खाली करे और अंचल स्तर पर जो सदर अंचल है उस स्तर पर बड़ी कार्रवाई हो रही है और ख़ासतौर पर लगभग 500 से ज़्यादा वैसे लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने बेतिया राज की ज़मीन को कब्जा किया है या उनकी जोत में है। वैसी स्थिति में सरकार का जो एक्शन प्लान है कि अब बेतिया राज की ज़मीन खाली होगी और ख़ास तौर पर जो चीनी मिल और बेतिया राज की ज़मीन है, जिन लोगों ने गलत तरीके से उसकी रजिस्ट्री कराई है, उसको अपने हक में लिया है, वैसे लोगों की जमाबंदी रद्द करने का फैसला जो है वो जिला प्रशासन ने लिया है। और मोतिहारी सदर अंचल के जो अंचल अधिकारी हैं सुनील कुमार, उन्होंने सभी वैसे लोग जिनके पास बेतिया राज की ज़मीन उनके कब्जे में है या उन्होंने मकान बनाया है या उनकी जोत में वो ज़मीन है, वैसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस भेजा है। चीनी मिल की जो ज़मीन जो है जो गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई है उसकी जमाबंदी रद्द होगी। तो वैसी स्थिति में जो भूमाफिया हैं, खासतौर पर भूमाफियाओं पर बड़ा एक्शन जो है वो जिला प्रशासन अब लेने जा रही है और वैसे लोगों को चिन्हित भी किया है और उनके खिलाफ में एक्शन जारी है। उनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। खबर है कि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में ऐसा संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसके बाद वंदे मातरम का अपमान या उसके गायन में बाधा डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। बीजेपी इसे राष्ट्र सम्मान का सवाल बता रही है, जबकि विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे राजनीतिक और संवैधानिक बहस का मुद्दा बता रहे हैं। वंदे मातरम पर नए कानून की तैयारी। विधेयक पेश होने से पहले छिड़ी बहस। राष्ट्रगीत में बाधा, सजा होगी ज्यादा। आजादी के आंदोलन का सबसे बुलंद नारा वंदे मातरम अब संसद की सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम कानून में संशोधन की तैयारी में है ताकि राष्ट्रगीत को भी कानूनी संरक्षण और रोकथाम मिले। बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, लेकिन प्रस्ताव सामने आते ही विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान सब करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। जनगण मन देश प्रेम और देश के साथ कहते ही अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए वो काफ़ी है, लेकिन ये जनगण वंदे मातरम लाया है इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों की फेथ से टकराता है। और जाहिर है कि हम आर्टिकल 25 के तहत में हमको अपने फेथ पर चलने की, अमल करने की आज़ादी हासिल है, तो जाहिर बात है कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे यहाँ पे कि इवन जनगण मन भी अगर आपके फेस से टकराता है और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप एहतराम में खड़े तो रहें लेकिन पढ़े नहीं। वंदे मातरम तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सम्मान नहीं कर रहा वंदे मातरम का भाई?
और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप खामोश होकर भी सम्मान कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते, कुछ भी सम्मान कह सकते हैं, सम्मान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद 98 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सम्मान खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। तो क्या मंशा मानते हैं? कुछ भी मंशा नहीं है, सेंसेशन क्रिएट करना है, इसके अलावा कोई नहीं। छात्र भाड़ में जाएं, आंदोलन कर रहे हैं तो भाड़ में जाएं, कोई मरता है तो मर जाए, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा, आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके कई MP, MLA, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा, आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मतलब इनको हिडमा में तो हीरो दिखाई देता है, इनको नक्सली में शहीद नजर आता है, इनको अफजल गुरु याकूब बेचारा नजर आता है, परंतु इनको भारत माता और वंदे मातरम से बड़ी समस्या है। बीजेपी का दावा है कि राष्ट्रगीत का सम्मान किसी राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का विषय है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर पहले से कानून और संवैधानिक प्रावधान मौजूद है, ऐसे में नए संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। आरजेडी इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल बता रही है, समाजवादी पार्टी इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कह रही है, जबकि जेडीयू का कहना है कि वंदे मातरम, जनगण मन दोनों देश की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं और हर नागरिक के मन में इनके प्रति सम्मान होना चाहिए। तो आर्टिकल 51 में ये सारी चीजें पहले से थी, आपको सिर्फ उसको एक्सप्लिसिटली रख देना था। मुझे जाहिर है कि बचपने से जनगण मन और वंदे मातरम तो करते आए बिना किसी कोर्सन के, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है। सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का पहले से ही सम्मान रखने के कानून है, लेकिन सरकार नौजवानों के भविष्य के सवालों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ न कुछ नया, पुरानी पैकेजिंग में नया सामान आपके सामने आता रहेगा। अथवा जनगण मन, ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अब वो कौन सा विधेयक आने जा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन वंदे मातरम का हर छंद इस देश में हर व्यक्ति को याद रहे, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करना चाहिए। यानी वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र सम्मान का विषय बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश कह रहा है। अब सबकी नजर संसद के मानसून सत्र पर होगी, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। खबर अब नवादा से है, जहां मेहनत और मजबूत हौसले के दम पर अमोल कुमार ने नीट यूजी 2026 में शानदार सफलता हासिल की है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के बलिया बुजुर्ग गांव के रहने वाले अमोल ने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान के सिर्फ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन पढ़ाई के सहारे 7,981 ऑल इंडिया रैंक हासिल की। आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के बावजूद अमोल ने घर पर रहकर तैयारी जारी रखी। उनके पिता प्रमोद कुमार चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं। अमोल की सफलता से परिवार और गाँव में खुशी का माहौल है। मैं आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं था, इसीलिए मेरे पिता उतना सक्षम नहीं थे कि बाहर भेजे, इसीलिए मैंने ऑनलाइन शिक्षा को ही चुना और ऑनलाइन शिक्षा करते मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल से हुई थी। मैं 10th के बाद इंटर के लिए बिहार बोर्ड में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बस मैंने ऑनलाइन शिक्षा को प्रीफर किया और मैं आज इस एग्जाम को क्रैक किया हूँ। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।